देखिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को अंडरस्टैंड कर चुके थे। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि एक जो हॉट बॉडी होगी वो हीट को लॉस करेगी और दूसरी जो कोल्ड बॉडी होगी वो हीट को क्या करेगी, वो हीट को गेन करेगी। और ये प्रोसेस हीट ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, कॉमन टेम्परेचर नहीं हो जाता। और ये जो स्टेट होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल हम स्टडी कर चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? कैलोरीमीटर के बारे में। सो व्हाट इज कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर इज ए डिवाइस which is used to measure which is used to measure the amount of heat released or absorbed during a chemical or physical process, during a chemical or physical process or physical change। देखिए फिजिकल चेंज का क्या मतलब है? फिजिकल चेंज का मतलब है टेम्परेचर का बदल जाना या स्टेट का चेंज हो जाना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बदल जाना, या टेम्परेचर का इंक्रीज या डिक्रीज होना, ये फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और उस केमिकल रिएक्शन में जितनी हीट एनर्जी वो रिलीज करेगा उस एनर्जी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? कैलोरीमीटर डिवाइस की हेल्प से उसको मेजर किया जा सकता है। अच्छा, अब इस डिवाइस में क्या क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या सेटअप होता है कि जिसकी वजह से हम लोग अमाउंट ऑफ हीट को मेजर कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस में? अब सबसे पहले इसके सेटअप को समझिए कि किस तरह से ये कैलोरीमेट्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल को प्रूव कर सकते हैं और यू कैन से दैट कि ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक वुडन बॉक्स होता है। ये वुडन बॉक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि हम लोग हीट के ट्रांसफर को रोक सकें, ताकि बाहर की सराउंडिंग की हीट एनर्जी कहाँ ना जाए, इस बॉक्स के अंदर की तरफ ना जाए। तो उसके डायग्राम को कंप्लीट करते हैं पहले, फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। So first of all, this is वुडन बॉक्स और इस वुडन बॉक्स के अंदर हम लोग एक स्टैंड लगाएंगे, वुडन स्टैंड होगा जिसकी हेल्प से एक कॉपर के वेसल को यहाँ पर सस्पेंड किया जाएगा। सो हियर स्टैंड इज प्लेस्ड so that we can suspend a copper vessel। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये कॉपर के वेसल को, कॉपर के बर्तन को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सो दिस इज ए कंटेनर which is made up of copper। एल्यूमिनियम का भी हो सकता है लेकिन जनरली किसका यूज किया जाता है? कॉपर का किया जाता है। सो इट इज ए कॉपर वेसल। ओके, और इसमें हम लोग क्या फिल कर देते हैं? इसमें हम लोग वाटर भी फिल करते हैं। एक फिक्स अमाउंट में वाटर होता है, 250 ग्राम, 500 ग्राम, इस तरह से, और वो अमाउंट हम लोग मेजर कर सकते हैं। वेटनिंग मशीन पे उसको रख करके हम ये देख सकते हैं कि उसका मास कितना है वाटर का। सो दिस कंटेनर इज हैविंग सम वाटर इन ए फिक्स्ड अमाउंट। अब इसके अंदर इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें यहाँ थर्मोमीटर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो भी सब्सटेंस हम डालेंगे, हॉट ऑब्जेक्ट या कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो उसको स्टिर करने के लिए, मिक्सअप करने के लिए, हिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टीरर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वुडन का कवर होता है। ये वुडन कवर के अंदर ड्रिल मशीन से होल किए होते हैं जिसके थ्रू हम क्या पास कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग दो ऑब्जेक्ट को इसमें से पास करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज स्टीरर एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज थर्मोमीटर। तो इसके सेंटर में यहाँ पर एक होल होगा जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, थर्मोमीटर प्लेस करेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। सो दिस इज द थर्मोमीटर। और एक होल और होगा जिसके थ्रू हम लोग इसमें
क्या पास करेंगे? तो आंसर है स्टीरर। स्टीरर एक स्पून होता है। स्टीरर का काम कौन करेगा? एक स्पून होगा, लॉन्ग इसकी लेंथ होगी, बाहर तक आएगा ये बीकर के। सो दिस इज ए स्टीरर। और ये जो स्टीरर होता है ये भी कॉपर का होता है, क्योंकि ये भी कुछ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसका मास भी हमने क्या कर रखा है? ऑलरेडी मेजर कर रखा है। कॉपर वेसल का मास भी मेजर किया होता है। ओके, एंड दिस इज ए थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर पर इस तरह से स्केल होगा, और ये स्केल से क्या आएंगी? स्केल से रीडिंग आएंगी। सो हियर वी हैव प्लेस्ड ए थर्मोमीटर इन दिस वुडन बॉक्स। और ये जो हमने कवर लगाया है, ये इंसुलेटिंग कवर हो सकता है, इंसुलेटिंग कवर। अच्छा, ये जो कॉपर का वेसल है ये गर्म होगा। मान लीजिए मेरे पास एक एल्यूमिनियम की बॉल थी या एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट था, तो गर्म ऑब्जेक्ट करके मैंने इसके अंदर ऐसा डाल दी, तो जैसे ही मैं वो हॉट ऑब्जेक्ट इसमें प्लेस करूंगा, उसकी हीट एनर्जी का लॉस होगा। और वो हीट कौन कौन गेन करेगा? तो आंसर है वाटर और कॉपर वेसल और कॉपर स्टीरर। तो कॉपर वेसल का मास हमने मेजर कर रखा है, वाटर का मास मेजर कर रखा है, और एल्यूमिनियम की जो बॉल थी जो गर्म थी उसका मास भी मेजर कर रखा है हमने। तो वो बॉल हीट को लॉस करेगी, और वाटर और कॉपर यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हीट को एब्जॉर्ब करने वाले हैं। और ये इंसुलेटिंग स्टैंड। अच्छा, इसमें एक चीज और सुनिए, यहाँ पर क्या होता है? इस जगह पर या तो कॉटन फिल कर देते हैं। कॉटन किसका काम करेगी? कॉटन काम करेगी इंसुलेटर का। या हम यहाँ पे ग्लास वूल को फिल कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ सब्सटेंसेस ज्यादा हाई टेम्परेचर के लेते हैं, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ग्लास वूल। एंड दिस material is insulating material and it will protect the copper from losing heat। तो ये कॉपर वेसल क्या नहीं करेगा? ये सराउंडिंग में हीट को रेडिएट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इसके चारों तरफ एक इंसुलेटर की लेयर लगा दी है। So we have placed an insulating material around this copper vessel। ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये क्या हो सकता है? या तो इसके लिए जनरली कॉटन का यूज किया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर, या इसके प्लेस पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ग्लास वूल यूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं इसको, ग्लास वूल को। एक थ्रेड होता है जिसके ऊपर ग्लास लगा होता है, तो उसको इसमें फिल कर देंगे, वो भी इंसुलेशन का काम करेगा। और इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम फॉयल भी लगा सकते हैं। ये जो वुडन बॉक्स है, वुड का बना हुआ बॉक्स है, ये वुडन बॉक्स भी किसका काम कर रहा है? ये भी इंसुलेटर का काम कर रहा है, ताकि हीट लॉस ना हो। बाहर की हीट एनर्जी अंदर नहीं आएगी, अंदर की हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, और हमें इस हीट एक्सचेंज को रोकना पड़ेगा। रोकना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस था वो जो हीट दे, वो सिर्फ हीट किसको मिले? वाटर और कॉपर को मिले, बाहर सराउंडिंग में हीट रेडिएट ना हो। अच्छा, ये एक तरह का और एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो आंसर है रेडिएशन। वो क्या है? वो मटेरियल क्या है? वो एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकता है? रेडिएशन की फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं? इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम की फॉइल भी लगा सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल लगाने से क्या होगा? बाहर से जो लाइट एनर्जी आएगी वो टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है, रिफ्लेक्टर लगा सकते हैं इसके चारों तरफ। ओके, तो ये होता है, ये कैलोरीमीटर, इट इज कैलोरीमीटर, ये कैलोरीमीटर है। अब इसको यूज कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहली बात, हीट को कौन लॉस करेगा और हीट को कौन गेन करेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका मेन यूज क्या है? इसका जनरली यूज किसके लिए किया जाता है? इसका जनरली यूज किसके लिए किया जाता है? टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस। टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट को इससे मेजर करते हैं कि वो पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अब एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एल्यूमिनियम की बॉल है, वो एल्यूमिनियम की बॉल 500 ग्राम की है, हाफ किलोग्राम की है। 500 ग्राम हाफ केजी की है। वो हाफ किलोग्राम की जो बॉल है, आधे किलोग्राम की जो बॉल है, उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया। 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो वो हॉट ऑब्जेक्ट है। और अभी इस बीकर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इस बीकर के अंदर कुछ वाटर है और ये कॉपर का वेसल है, ये कॉपर का स्टेरर है। इन सबके मासेस हमने मेजर कर रखे हैं वेटनिंग मशीन पे रख करके। अब वो एल्यूमिनियम की जो बॉल है,
जो 1/2 किलोग्राम की जो बॉल थी वो बॉल मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी, ये मैंने एल्यूमिनियम को यहाँ पर रख दिया, और ये कैसा है, ये हॉट है, ये कितने डिग्री सेल्सियस पर है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो हीट कौन लॉस करेगा, तो आंसर एल्यूमिनियम लॉस करेगा हीट। कौन गेन करेगा, कौन गेन करेगा, इस बीकर में जो वाटर है वो वाटर इस हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, और ये कॉपर का जो वेसल है, ये कॉपर का जो वेसल है ये भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जिस स्टीरर से हम वाटर को क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं, वो स्टीरर भी इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। अब गेन करने वाले दो सब्सटेंस है और दोनों के मासेस हमने मेजर कर रखे। सबसे पहले हीट लॉस कौन कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम, फिर जो भी सब्सटेंस है उसका मास लिख देंगे, जैसे जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम M1 से लिखते हैं, और जो एल्यूमिनियम था उसकी स्पेसिफिक हीट हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्पेसिफिक हीट तो हमें कैलकुलेट करनी है इस एक्सपेरिमेंट से। टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर अभी 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर, ये जो वाटर और कॉपर वेसल है ये कितने डिग्री सेल्सियस पे, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे। और हम देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम आती है बीच के किसी टेम्परेचर पे, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पे या 40 डिग्री सेल्सियस पे, चलो 40 डिग्री मान लेते हैं। तो इसका टेम्परेचर 100 से 40 होगा, कितना चेंज आएगा, तो आंसर है 60 का। तो फॉर्मूला लगाएंगे MS डेल्टा टी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इस केस में कितना लिखा जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि 100 से 40 हो रहा है तो 60 डिग्री का चेंज आ रहा है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद हीट को कौन गेन कर रहा है, हीट को गेन करने वाले कौन कौन से सब्सटेंसेस है, तो आंसर है 2 सब्सटेंस है। पहले आएगा मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर। इसका टेम्परेचर 20 डिग्री था, 20 से 40 हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या आ रही है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है, मतलब कि थर्मोमीटर में ये रीडिंग फिक्स हो चुकी है, चेंज नहीं हुई, मतलब कि अब दोनों सब्सटेंस एल्यूमिनियम, वाटर, कॉपर, तीनों सब्सटेंस का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो वाटर का टेम्परेचर 20 से 40 हो रहा है, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना आया, 20। सो MS डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगाया, इसने इतनी हीट को एब्जॉर्ब किया, प्लस और कौन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आंसर है कॉपर। तो यहाँ लिखेंगे कॉपर का मास, कॉपर की स्पेसिफिक हीट, और कॉपर का चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर आते हैं तीनों जगह पर, जिसपे जहां पर मैंने ये वैल्यूज पुट कर रखी हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। अब देखो ये सारी क्वांटिटीज नोन है, ये सारी क्वांटिटीज नोन है, सिर्फ एक ही क्वांटिटी अननोन है, कौन सी, जिसको मैंने इस बॉक्स में लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। तो बाकी सारी क्वांटिटीज को पुट करेंगे यहाँ पे, और इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो एल्यूमिनियम की बॉल मैंने यहाँ पर रखी थी उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट बता सकते हैं। स्पेसिफिक हीट इज द हीट एनर्जी विच इज गिवन टू द एल्यूमिनियम टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और कितने एल्यूमिनियम का, तो आंसर है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। कितनी होती है एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट, हमने डिस्कस की थी पहले, कितनी होती है, 900 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 900 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। चलिए अब मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन लिख करके बताता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं इसी फॉर्मूला के थ्रू। So this calorimeter is used to measure the specific heat of the substance or the heat energy produced in a chemical reaction. अच्छा ये तो फिजिकल चेंज था, सिर्फ इनके टेम्परेचर ही तो बदल रहे हैं, कोई गर्म हो रहा है कोई ठंडा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अच्छा केमिकल चेंज हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। ये एक्वेस सॉल्यूशन है, वाटर है, तो वाटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे, जैसे कि एक एसिड को ऐड कर दिया और एक बेस को ऐड कर दिया। तो इस वाटर में थोड़ा एसिड डालूंगा, थोड़ा बेस डालूंगा, और उन दोनों के मासेस मैंने मेजर कर रखे होंगे। एसिड बेस में रिएक्शन होगी तो उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो थर्मामीटर में रीडिंग में चेंजेस आएंगे। तो आपको इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर ही तो नोट करने कितने कितने थे। तो इससे हम लोग केमिकल चेंज में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट को भी मेजर कर सकते हैं, फॉर्मूला MS डेल्टा टी ही लगेगी। ओके नाउ वी विल सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है,
A sphere of aluminium of 0.047 kilogram. A sphere of aluminium of 0.047 kilogram is placed in boiling water. Is placed in boiling water to heat up aluminium up to 100 degree Celsius. To heat up aluminium up to 100 degree Celsius. बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग वाटर है तो ऑब्वियसली आप इस एल्यूमिनियम को जब उसमें डालोगे तो वो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कुछ समय बाद वो इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। ओके, इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू द, जैसे ही एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब वो एल्यूमिनियम की बॉल को इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इट इज देन transferred to the 0.014 kilogram, 0.14, not 414, 0.14 kilogram of copper calorimeter. कॉपर कैलोरीमीटर का मतलब है कि आपको दोनों के मास बता रखे हैं, इस कॉपर के वेसल का भी और स्टेरर का भी, दोनों के मास आपको गिवन है 0.14 किलोग्राम। तो अलग अलग नहीं दिया इसने मासेस, इसका वेसल का और स्टेरर का इकट्ठा मास बता दिया 0.14 किलोग्राम, कंटेनिंग 0.25 किलोग्राम ऑफ वाटर। कैलोरीमीटर कंटेनिंग 0.25 kilogram of water. The temperature of the water rises and attains a steady state at 27 degrees Celsius. The temperature of water rises and attains the steady state, मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम एट 23 डिग्री सेल्सियस। अब इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है। तो जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था उसी तरह का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा गया, इस एल्यूमिनियम बॉल का मास दिया गया है 0.047 किलोग्राम। ओके, काफी छोटी बॉल होगी फिर, और इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है। कैसे करेंगे? तो आंसर है कि इस एल्यूमिनियम की बॉल को हम लोग क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे, जो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा, और ये प्रोसेस कितने डिग्री सेल्सियस पे होगी, तो आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस एल्यूमिनियम की बॉल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इसमें प्लेस कर देंगे ताकि इसका टेम्परेचर राइज होकर के कितने डिग्री सेल्सियस हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही ये एल्यूमिनियम 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, थर्मोमीटर से मेजर कर लेंगे टेम्परेचर, जैसे ही एल्यूमिनियम 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, फिर इसको इमीडिएटली ये कवर को हटाएंगे, कवर को हटा करके उस बॉल को इसमें प्लेस कर देंगे, कैलोरीमीटर के अंदर प्लेस कर देंगे। अंदर प्लेस करते ही कंटेनर को फिर से क्लोज करेंगे। अब ये स्टीरर को इससे मिक्स करेंगे, वाटर को हिलाएंगे ताकि वो जल्दी से इसकी हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। अब ये हीट को लॉस करेगा, वाटर हीट को गेन करेगा, और ये कॉपर का जो वेसल है ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एल्यूमिनियम था इसकी स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करो, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अभी बताया मैंने आपको कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो ये डिवाइस है और ये इसका यूज है इस तरह से। तो न्यूमेरिकल्स में आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा।
कि हीट लॉस तो एक सब्सटेंस करेगा, गेन करने वाले दो सब्सटेंस। सो हियर वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, heat lost is equal to heat gain। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो गिवन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट दे रखी है 4180 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है। अगर नहीं दिया होता तो हम कितना लेते, 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस लेते, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये वैल्यू दे रखी थी तो हम इसी वैल्यू को यूज करेंगे, क्वेश्चन में ये गिवन था। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, कॉपर की स्पेसिफिक हीट भी बता रखे 386 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट भी क्वेश्चन में गिवन है, लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ। सो हियर वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, मास ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम विच वी हैव टू कैलकुलेट, यही तो कैलकुलेट करनी है, एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना आएगा, पहले ये एल्यूमिनियम बॉल कितने डिग्री सेल्सियस पे थी, तो आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और लास्ट में स्टेडी स्टेट कितने टेम्परेचर पे आती है, 23 पे। सो द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 100 माइनस 23। फिर यहाँ पे कौन कौन हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो रहा है, तो उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, वो था रूम टेम्परेचर पे। इस क्वेश्चन में हमने ये लिखा, कॉपर कैलोरीमीटर कंटेनिंग 25 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये भी गिवन है क्वेश्चन में 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका वाटर का टेम्परेचर 20 से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, तो 3 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है। 23 माइनस 20, दिस इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर चेंज होगा। प्लस और कौन हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कॉपर का वेसल भी तो गर्म होगा। सो मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ कॉपर, इसका टेम्परेचर भी कितना चेंज होगा, तो आंसर है 3 डिग्री सेल्सियस ही चेंज होगा, क्योंकि कॉपर कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का टेम्परेचर 20 था, 20 से 23 हो रहा है। अब वैल्यूज पुट कर दो। एल्यूमिनियम का मास कितना गिवन है, एल्यूमिनियम का मास गिवन है 0.047 किलोग्राम, किलोग्राम में है ये, तो किलोग्राम में ही होना चाहिए था ये। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम वी हैव टू कैलकुलेट, ये हमें कैलकुलेट करनी है। 100 माइनस 23, दिस विल बी 77। मास ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना है, it is given here 0.25 kilogram of water, 0.25 kilogram of water। specific heat question में given है 4180 and change of temperature is 3 degree Celsius। mass of copper, कॉपर का कंटेनर कितने किलोग्राम का है, तो आंसर है 0.14 किलोग्राम का, तो यहाँ लिखेंगे 0.14। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 386 एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 23 माइनस 20, दिस विल बी 3 डिग्री सेल्सियस। उनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो 77 और 40 0.047 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.619। So here this will be specific heat of aluminium multiplied by 3.169। Next 619 आएगा ये, and 0.25 into 4180 into 3, 3135, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि टाइम खराब ना हो। 0.14 into 386 into 3, this will be 162.12, 162.12। अब इसको नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट क्या होगी, ये 3.619 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम विल बी 3135 और 162.12, इसको भी ऐड करके लिख देते हैं, दिस विल बी 3297, 3297 और पॉइंट में कितना आएगा 12, डिवाइड बाय ये इस नंबर को, ये मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में, सो दिस विल बी 3.619। अब पॉइंट हटा दीजिए, इसको फिर
डिवाइड करना है तो ऐसे कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आएगा 911.05 या 605 है, ये इसकी वैल्यू आ रही है, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट होती है जो हमने कैलोरी मीटर की हेल्प से इसको सॉल्व किया। और अप्रोक्सीमेटली इतनी ही वैल्यू तो लिखी जाती है। जब हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस किया था तो मैं आपको इसकी वैल्यू क्या बता रहा था, 900 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास होती है इसकी स्पेसिफिक हीट। ओके, और थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है आंसर में। क्यों आ सकता है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम से हीट एनर्जी वाटर में जाएगी, कॉपर में जाएगी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एल्यूमिनियम की बॉल को वाटर से निकाल रहे हैं और उस कॉपर के वेसल में डाल रहे हैं। तो जब हम उसको वाटर से निकाल करके कॉपर के वेसल में डाल रहे थे, उस समय पर वो एल्यूमिनियम अपनी हीट को कहाँ रेडिएट कर चुका होगा, सराउंडिंग में। तो एक तो हीट का लॉस वहां हो चुका है, दूसरा कॉपर का वेसल जब गर्म होगा तो अपने आसपास की कॉटन को भी गर्म करना शुरू करेगा। हालांकि वो इंसुलेटर लेकिन थोड़ी बहुत गर्म होगी, तो वहां पर भी हीट का लॉस होगा। तो थोड़े बहुत हीट के लॉस होते हैं, इस वजह से इसकी वैल्यू में थोड़ा चेंज हो सकता है, ज्यादा नहीं आएगा, ये इतना ही चेंज आता है। जैसे 911 आ रहा है तो इसका हम आंसर 900 के आसपास लिख सकते हैं, अगर हीट लॉस नहीं होते, कम कर देते अगर हीट लॉस को। ओके, सो दिस इज कैलोरीमीटर, और इसको ऐसे यूज करते हैं, इसके क्वेश्चंस को इस तरह से सोल्व करते हैं। नीट के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चेंज ऑफ स्टेट। देखो, स्टेट को चेंज करने के दो तीन मेथड हो सकते हैं। हो सकता है कि आप नॉर्मल प्रेशर पर उसको गर्म कर रहे हो सब्सटेंस को, तब भी वो स्टेट चेंज कर सकता है। या ये हो सकता है कि हम टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे, प्रेशर से हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। तो स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, दोनों तरीके से। ओके, और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन ये बनेगी, द कन्वर्जन और ट्रांजिशन। इसको कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, या आप इसकी बजाय ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ट्रांजिशन। तो सब्सटेंस का ट्रांजिशन होगा, मतलब कि क्या होगी, स्टेट चेंज होगी। कन्वर्जन और ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और जनरली हम कौन सी स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? तो आंसर है, हम तीन स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, और रिवर्स प्रोसेस भी हो सकती है। जो गैस है वो लिक्विड में, और लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है जब हम हीट को उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, तो अब इसमें देखिए क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मेल्टिंग के बारे में। मेल्टिंग प्रोसेस क्या होती है? मेल्टिंग प्रोसेस इन विच ए सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू ए लिक्विड। वो प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, और क्या करने पर? तो आंसर है ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। तो जब भी ऐसा होगा उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोला जाएगा। और ये जो मेल्टिंग प्रोसेस होती है, ये किसी स्पेशल टेम्परेचर पे होगी। ये जिस भी स्पेशल टेम्परेचर पे होगी, उस स्पेशल टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? उस स्पेशल टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन तो आप ये पढ़ चुके होंगे 9th या 10th क्लास में, कि द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, और यू कैन से दैट द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू ए लिक्विड। ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अभी हम इसकी एक डेफिनेशन और डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेकंड प्रोसेस क्या है? सेकंड प्रोसेस इसका रिवर्स है। इसका रिवर्स है तो मतलब क्या है? फ्रीजिंग। अगर मैं इसको ठंडा करूंगा, कूल डाउन करूंगा लिक्विड को, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। या आप इस प्रोसेस को क्या लिख सकते हैं? जनरली इस प्रोसेस को फ्यूजन भी लिखा जाता है। तो द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू ए सॉलिड। एक लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में कन्वर्ट होगा। क्या करने पर? तो आंसर है ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर।
कूलिंग करने पर, और ये भी जिस टेम्परेचर पे होगा उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट क्या करती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं। सो द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, विच स्टेट, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट, ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में भी होगा और लिक्विड स्टेट में भी होगा, दोनों स्टेट में दिखाई देगा, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे लेटेंट हीट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मेरे पास ये आइस क्यूब थे, यहाँ पर हम लोग इसको बर्नर से क्या कर रहे थे, हीटअप कर रहे थे, एक थर्मोमीटर यहाँ पे लगा रखा था, ये थर्मोमीटर इसके टेम्परेचर को बताएगा। अभी ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, और हम बर्नर से जो हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है, इससे ये आइस मेल्ट होती जा रही है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो इस बीकर के अंदर आपको जो वाटर है वो कौन सी स्टेट में दिख रहा है, सॉलिड स्टेट में भी दिख रहा है और लिक्विड स्टेट में भी दिख रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में दिखाई दे रहा है एक साथ, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अच्छा, हम जो हीट एनर्जी देंगे उससे क्या होगा, उससे टेम्परेचर राइज होगा या स्टेट चेंज होगी। फिर से उसी बात पे आ जाइए, किसी भी सब्सटेंस को हीट देने से या तो टेम्परेचर राइज होता है या टेम्परेचर लो हो सकता है अगर हम हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, या हीट एनर्जी देने से क्या हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर राइज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लेटेंट हीट में हमने इसको स्टडी किया था। अब ऐसा कैसे हो सकता है, हम हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन इसके मॉलिक्यूल का मोशन इंक्रीज ही नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। जब हम इसको हीटअप करते हैं तो हीटअप करने पर इसके पार्टिकल वाइब्रेशंस करते हैं, वाइब्रेशन करते करते वो एक दूसरे से इतना दूर दूर हो जाते हैं कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो बेसिकली हम जो हीट एनर्जी देंगे उससे ये पार्टिकल वाइब्रेट करते करते एक दूसरे से दूर हो जाएगा। दूर होने पर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। अब ये पार्टिकल फ्रीली अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो इसकी जो स्टेट आएगी हीटअप करने पर क्या हो जाएगी, वो ये स्टेट हो जाएगी। इसमें पार्टिकल क्या करेंगे, इसमें पार्टिकल इस तरह से दूर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और फिर ये क्या कर सकते हैं, फिर ये फ्लो कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इसके पार्टिकल रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम जो हीट एनर्जी देंगे उससे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, तो सीधा सा मतलब ये है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज नहीं हो रहा, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही। जब स्टेट चेंज होती है ना तो हीट देने पर क्या इंक्रीज होती है, तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। तो हीट एनर्जी देने से क्या इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जब इस सब्सटेंस को हीटअप कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो किस में यूटिलाइज हो रही है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में जा रही है वो हीट एनर्जी। या आप ये भी बोल सकते हैं कि हम जो हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे सब्सटेंस के पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा, और स्टेट चेंज में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सो दिस इज द चेंज ऑफ द स्टेट। अब हम लोग और भी चेंज ऑफ स्टेट देखेंगे, जैसे कि इनके बारे में डिस्कस करना है, लिक्विड से गैस के बारे में, गैस से लिक्विड के बारे में, और एक सब्लिमेशन प्रोसेस आएगी और एक डिपोजिशन प्रोसेस आएगी, तो उनको डिस्कस करेंगे कल। फिर इवापोरेशन आएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रेशर को चेंज करके कैसे स्टेट को चेंज किया जा सकता है, ये तो टेम्परेचर से रिलेटेड था।